meaning, scope, and significance of public administration. What is Wilson's vision of public administration? Then evolution कैसे हुआ डिसिप्लिन का, और आज की स्टेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस कैसा है, पब्लिक चॉइस अप्रोच है ना, इस अप्रोच से कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करते हैं। अब जैसे लिबरलाइजेशन हुई थी 1991 रिफॉर्म्स के बाद, प्राइवेटाइजेशन हुई थी है ना, और ग्लोबलाइजेशन हुई थी। तो सब कंट्रीज की इकोनॉमीज इंटीग्रेट है आज के टाइम में, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेक था वो कम किया, और प्राइवेट सेक्टर ने स्टेक को परचेज किया। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करने लगी। लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज सिस्टम जो था वो खत्म किया गया। तो अब सिग्निफिकेंस, गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं, करप्शन नहीं हो, डिजिटल का रोल हो, पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, पब्लिक का फीडबैक दिया जाना चाहिए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या पब्लिक की राय है वो लेना चाहिए। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है, काम करती है गवर्नमेंट, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम प्लानिंग भी करनी पड़ती है, हमें डायरेक्टिंग भी करनी पड़ती है, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। किस चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन क्या लिया गया, गवर्नमेंट के लिए क्या डिसीजन लिया गया, इसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब होता क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देखो पॉलिसी की एग्जीक्यूशन करनी होती है ना। तो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अब डिजिटल इंडिया क्या था, डिजिटल इंडिया ये था कि जैसे पेटीएम आ गया, डिजिटल पेमेंट होती है आज के टाइम में, है ना, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मीडिया। जैसे डिजिटल लॉकर की एग्जांपल की हुई कि अपने डिजिटल लॉकर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में स्टोर कर सकते हैं, और किसी भी टाइम में आप अपने लॉकर को लॉगिन करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी सारी एप्स हैं सर्विस डिलीवरी की, है ना, बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं ई गवर्नेंस के, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। अब स्कोप क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहले देखो लॉ एंड ऑर्डर का करना होता था, लॉ एंड ऑर्डर कैसे करना है उसको देखते थे। ठीक है, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब ई गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है ना। तो अब ये है कि पहले अब डेवलपमेंट मैनेजमेंट करनी होती है। अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कैरी आउट करनी होती है, जिसमें डेवलपमेंट किस किस तरह की होगी, सोशली डेवलपमेंट होगी, है ना। सोशली डेवलपमेंट कैसी होगी, स्कूल्स सेटअप करने, कॉलेज सेटअप करना, कॉलेज को रन करना।
ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, फैक्ट्रीज लगा देना, जॉब्स को प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को हम ऐप से के जरिए लोग अपने स्कीम को लेके फीडबैक दे सकते हैं। कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो ये सब चीज़ें आती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में। जैसे हम बात करें अब जो क्या होता था पहले टाइम में ब्यूरोक्रेसी होती थी। किस तरह की ब्यूरोक्रेसी होती थी? रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी। आज के टाइम में भी रूल को फॉलो किया जाता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, रिजिड थी ब्यूरोक्रेसी पुराने टाइम में, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं वेबर का मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में जैसे गवर्नमेंट मनरेगा जो है एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की, है ना। उसके बाद आता है जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है सिग्निफिकेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? जरूरत ही क्या है, क्यों इसको करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? गवर्नमेंट को पब्लिक सर्विस डिलीवरी देनी है ना। गवर्नमेंट को सर्विस पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है ना। डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट करनी है ना। कॉलेज को ओपन करना है, न्यू एरियाज में इनिशिएट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या और क्या करना है? क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम में हेल्प करती है। जैसे कोई भी डिजास्टर हो जाए या कोई नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हो जाए, टेररिज्म अटैक हो जाए, है ना। तो पैंडेमिक कोई आ जाए, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्रूशियल रोल था, ठीक है। और अब सिर्फ को पॉलिसीज को और ये है कि रेगुलेटरी फंक्शन भी कैरी आउट करती है। जैसे रेगुलेटरी फंक्शन का होता है कि रेगुलेटरी रेगुलेशन करना, लोगों के ऊपर नज़र रखना, फेयर प्रैक्टिसेस को मार्केट में जारी रखना। तो ये चीज़ें होती हैं। पोल्यूशन को कंट्रोल में रखना, है ना। अर्बन की प्लानिंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रेगुलेटरी रेगुलेटरी काम भी करते हैं। जैसे बड़े सारे हैं, आप आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे से। विल्सन विजन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? अब विल्सन विजन क्या थे? विल्सन विजन ने कहा कि जो पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर इन्होंने जोर दिया। अब साइंटिफिक अप्रोच क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक मतलब रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी थी, तो प्रोफेशनलिज्म इसको कैरी आउट करना चाहिए, है ना। तो अब जैसे और इसने कहा कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, बाकी कंट्रीज की एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप देखना चाहिए। अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखना चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, तो उनको अपने कंट्री में लागू करना चाहिए। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी कंट्रीज कैसे कर रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन कर रही है कंट्री को, वही तौर तरीकों से कई बार मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो वहाँ पे लागू हैं वो वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देख के वहाँ पे किया है। तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे के जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। कई बार पॉलिसीज काम कर जाती है, कई बार नहीं करती है। तो ये भी एक चैलेंज है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रीफ ओवरव्यू ऊपर से आपको दे दूंगा। अब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ। तो पहले क्या होता था पुराने में टाइम पे, मोनार्चीज होती थी। उसके बाद फिर आ गया हमारा ये ब्यूरोक्रेसी आ गई, है ना। ब्यूरोक्रेसी ब्रिटिश के टाइम में ब्यूरोक्रेसी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो आपने हम आगे आप ये पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम टास्क को उसको करते हैं, टास्क को स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी करते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट के ऊपर कहा गया कि नहीं, एफिशिएंसी अगर बढ़ाना है तो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। रिलेशन बाकी जो हैं, बाकी जो डिफरेंट जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से उनको वो है हमने करना है लागू। तो ठीक है। तो ये इन्होंने ये किया एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमने ई ई गवर्नेंस के ऊपर आ गए, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के ऊपर आ गए। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी एक लैंडमार्क डिसीजन है, एक फाइनेंशियल रिफॉर्म है। इसने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया है,
तो इसने करप्शन को रिड्यूस किया है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया है, कंप्लायंस को, ताकि कंप्लायंस कर सकें लोग। ठीक है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब क्या रखती है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या रखती है? बोलती है हमें अब पहले तो था रूल बेस्ड, रूल के ऊपर ही कंट्री को चलाया जाता था, फिर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाने लगा। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि इसमें सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन है। पहले तो स्टेट का रूल होता था पुराने टाइम में, लेकिन अभी क्या है, अब डिसेंट्रलाइजेशन हो गई है। अब जैसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो पंचायत आ गई हैं, है ना, पंचायत आ गई हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके पास डिसीजंस होते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस है। ठीक है ना, पब्लिक चॉइस अप्रोच। अब पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या कहता है कि देखो कस्टमर चॉइस को देखना चाहिए, कंपटीशन, पब्लिक चॉइस हो गया, एम्फसाइजिंग एफिशिएंसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया? एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया गया क्योंकि वो लॉस में थी, तो उसको टाटा ग्रुप ने उसको खरीद लिया, तो ताकि उसको एक लॉस मेकिंग एयरलाइन को प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके बाद देखो चैलेंजेस भी हैं लिबरलाइजेशन के। लिबरलाइजेशन के क्या है चैलेंजेस? अब लिबरलाइजेशन क्या होती है? मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बड़ा कम हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन का होता है कि जिसमें जो है जब पब्लिक एंटरप्राइजेस को कन्वर्ट कर देना प्राइवेट एंटरप्राइजेस में। फिर ग्लोबलाइजेशन सी होगी, इंटीग्रेशन हो जाना, ना मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। ठीक है। उसके बाद गुड गवर्नेंस किसको हम बोलते हैं? जब ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन नहीं हो, इसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस। ठीक है। रूल ऑफ लॉ हो, है ना। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया कि गवर्नेंस जो हो वो परफॉर्मेंस से ड्रिवन हो, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है वो प्राइवेट को लाओ, पब्लिक एंटरप्राइज को गवर्नमेंट एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर दो, सर्विस डिलीवरी के ऊपर फोकस करो। ठीक है ना, जैसे मनरेगा हो गया, है ना, पीपीएम मॉडल पीपीपी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में, मुंबई में, तो कहीं में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थॉट। अब डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन थॉट्स क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट और मूवमेंट है, क्लासिकल थ्योरी है ना, वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, क्रिटिक है, पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट क्या है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैरी पार्कर फॉलेट है, human relation model एल्टन मायो एंड अदर्स है, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एचसीआई बर्नार्ड, सैमॉन्स डिसीजन मेकिंग क्या है, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट क्या है, लाइकर्ट और लाइकर्ट, सी गराइरिस एंड डी मैकग्रेगर। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे बारी बारी, वन बाय वन, बारी बारी से हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आइए हम आगे क्या करता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है कि हमें मोशन की स्टडी करनी है, हमें टाइम की स्टडी करनी है, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना है ना, साइंटिफिक तरीके से टास्क की एनालिसिस करनी है, ताकि टास्क को फास्ट तरीके से कंप्लीट किया जा सके, एरर फ्री टास्क कैरी आउट किया जा सके। तो ये होता है तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? ये एफ डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तो इन्होंने कहा कि एक एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद ये जो टोयोटा प्रोडक्शन मेथड है, टोयोटा प्रोडक्शन मेथड, टोयोटा प्रोडक्शन मेथड बेसिकली क्या है? ये हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं इन ये अपना साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, वेस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ई गवर्नेंस की देखो, अब पासपोर्ट सेवा केंद्र में कितना चेंजेस आया है। पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले टाइम लगता था पासपोर्ट बनवाने में, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से, ई गवर्नेंस की मदद से, टेक्नोलॉजी को लिंक करने से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है। तो ये एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल हैं, ये सारे बेस्ड हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया ना इसमें उसके बाद क्लासिकल थ्योरी आती है। क्लासिकल थ्योरी बेसिकली किसने दी थी? एक हेनरी फाइवल थे, और एक गुलिक एंड उर्विक
हेनरी फाइवल, गुलिक एंड उर्विक, इन्होंने दी थी। ठीक है। उसके बाद इसने फोकस किया था कि हम स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस कैसे करें। तो देखो हेनरी फाइवल ने कहा कि 14 प्रिंसिपल्स दिए किस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करना है। इन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब एक कमांडर होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, वो सबको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन्होंने कहा स्केलर चेन के ऊपर इन्होंने कहा हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए। हायरार्किकल सिस्टम मींस जो है जूनियर जो है वो सीनियर को रिपोर्ट करेगा, सीनियर फिर अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा, तो एक हायरार्की होगी, चेन ऑफ कमांड होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस जब एक हेड होगा है ना, तो वो तो उस अगर मल्टीपल एक अब बंदे को एक को ही रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक को रिपोर्ट करेगा, जब वो अगर वो मल्टीपल पर्सन को रिपोर्टिंग करेगा देन वो कुछ कंफ्यूज्ड रहेगा, वो टास्क को कैरी आउट नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए उसको एक ही एक ही सोर्स से उसको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। दैट इज उसके बाद आता है रेमुनरेशन की, उसको रेमुनरेशन को लिंक करना चाहिए एफिशिएंसी के साथ। ठीक है। उसके बाद इक्विटी है, फिर टेन्योर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर इनिशिएटिव होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है। रेमुनरेशन कहा तो उसने कहा कि आप जो हमारे डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट है क्या, किसमें डिपार्टमेंट ग्रो कर सकता है, तो उस वो सुपीरियर है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो सुपीरियर नहीं है। जब डिपार्टमेंट ग्रो करेगा तो नेचुरली जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन के ऊपर कहा कि डिसिप्लिन होना चाहिए प्रॉपर, एक तरीके से प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद अब देखो बुलिक एंड उर्विक इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्लानिंग करनी चाहिए, इन्होंने कहा प्लानिंग पे फोकस किया, इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग पे फोकस किया, इन्होंने स्टाफिंग पे फोकस किया, इन्होंने डायरेक्टिंग में फोकस किया, कोऑर्डिनेटिंग पे फोकस किया। ठीक है। रिपोर्टिंग पे फोकस किया और बजटिंग पे फोकस किया इन्होंने। तो देखो अगर हम अब होता क्या है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है पीएसयू बैंक्स में, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस अगर हम लेके चलें तो ये क्या करते हैं, पाइवल्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें डिसिप्लिन करना है, एफिशिएंसी रखनी है। ठीक है। बट ये क्या कह रहा है, इसका क्रिटिसिज्म देखो, ये इसने इग्नोर किया ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। ठीक है। इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा टू रिजिड था, हिरार्किकल था, स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखो इसमें लिखा है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क की डिवीजन होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल और जो हमारे स्ट्रक्चरल जो प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उस पे फोकस किया, उनके प्रिंसिपल्स पे फोकस किया, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो ये थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक थ्योरी आ गई, क्लासिकल थ्योरी आ गई, उसके बाद वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। अब वेबर ने क्या किया, बेंडेड वेबर ने ब्यूरोक्रेसी कहा कि एक बड़े ही अच्छे तरीके से ये रैशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो की फीचर्स क्या थे ब्यूरोक्रेसी के, ब्यूरोक्रेसी में हिरार्की होती है, हिरार्की में क्या होता है, एक चेन होती है कमांड की, ये कमांड की क्लियर चेन ऑफ कमांड, है ना। उसके बाद प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब होता है प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज होगा, कोई काम करना है तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होगा। ठीक है। न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग मींस डिसीजन मेकिंग बायस नहीं होनी चाहिए, उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। तो इसमें कहा कि मेरिट बेस्ड जो है वो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। ये वेबर का मॉडल था, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इन्होंने कहा कि डिवीजन डिवीजन ऑफ लेबर है, लेबर डिवीजन है, तो जब डिवीजन करेंगे लेबर की वर्क की, तो क्या होगा, स्पेशलाइजेशन हम लेके आ सकते हैं, स्टाइल्स को स्पेशलाइज्ड बना सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जैसे कंटेम्प्रेरी एग्जांपल हम बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या करता है, चैलेंज करता है बारबेरियन सोसाइटी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। तो अब जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, ये बारबेरियन जो प्रिंसिपल्स है ना, हिरार्की के, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, इसको फॉलो करता है। तो पोस्ट बारबेरियन पे पहले रिजिड ब्यूरोक्रेसी थी, फिर फ्लेक्सिबल हो गई। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, क्या होता है फ्लेक्सिबल, कोई मतलब रबर तो नहीं है, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि पहले मतलब मान के चलो पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी, पहले पार्टिसिपेशन नहीं थी, रूल्स ऑर्डर आया, ऑर्डर को obey करना है।
अभी भी ऑर्डर को पे करना है, बट इसमें से रहती है, इसमें जो है ना पार्टिसिपेशन रहती है, इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किया जाता है, प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, फिर एक सॉल्यूशन निकाला जाता है, फिर ऑर्डर किया जाता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होता है, पता ही आपको, ई गवर्नेंस है, फिर जन धन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी बोलते हैं इसको, जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल। ओके, आगे फिर ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें चलती हैं साइड बाय साइड, इस तरह से कंसेप्ट्स को आपने पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ रिलेट करना है, टॉपिक की क्लैरिटी अच्छे से बनती है। तो आप आ गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जन धन आधार ट्रिनिटी, जिसको हम बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। तो क्या होता है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी पहले थी, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ये ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, जैसे डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम अगर हम बात करें तो ये दिया था मैरी पार्कर ने। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, मैरी पार्कर का कॉन्सेप्ट है। तो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो हम इसमें फोकस किस चीज़ पे करते हैं। देखो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायनेमिक मतलब पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है, न्यू पब्लिक इसमें भी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है। कन्फ्लिक्ट पार्टिसिपेशन मीन सिटीजन्स को बुलाओ, उनसे बातचीत करो, उनको उनको उनसे सलाह करो, उसके बाद कोई काम करो। उसके बाद कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एडवोकेटेड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की बात की, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात की, कन्फ्लिक्ट रेजोल्व कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन अब पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, फोकस किया जाता है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये एग्जांपल है, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइज भी है और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग है। तो देखो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इसमें आप एग्जांपल दे दीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये पार्टिसिपेटरी की एग्जांपल है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन पे फोकस किया गया है। तो रिजिड हायरार्की के ऊपर नहीं कहा गया है, रिजिड हायरार्की होगी कि नहीं, अब पावर्स सारी रहेंगी, टॉप टॉप लेवल पे पावर्स सेंटर रहेगी। तो अब है पावर शेयरिंग, पावर को शेयर किया जाता है। अब पावर है वो भी डिसेंट्रलाइजेशन है, तो पावर भी की शेयरिंग होती है, रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशन मॉडल, इसको दिया था एल्टन मायो ने। एल्टन मायो ने क्या हाथोन एक्सपेरिमेंट कनेक्ट किया। इन्होंने कहा कि अगर हमने प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना है तो एफिशिएंसी पे फोकस ही नहीं करना है, सिर्फ जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस नहीं करना है, जहाँ स्केलर चेन पे फोकस नहीं करना है, जहाँ फिर यूनिटी ऑफ कमांड पे फोकस नहीं करना है। इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिलेशन को हमें बढ़िया रिलेशन, गुड रिलेशन अगर होंगे एम्प्लॉई के दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो तब इससे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि लाइक रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन पे कहा इन्होंने, ठीक है ना। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम स्ट्रक्चर इनटू ह्यूमन बिहेवियर। पहले स्ट्रक्चर पे था जी, स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को देखो जी, उसको इम्प्रूव करो। अब स्ट्रक्चर से इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर पे फोकस मत करो, रिकॉग्निशन पे फोकस करो। उसको उसको उसकी इम्पोर्टेंस, उसको उसकी वैल्यू करो, उसको वैल्यू दो। तो ये कैसे वैल्यू होगी, जब उसको उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वेलफेयर स्कीम्स करेंगे उसके लिए। तो कर्मयोगी स्कीम, मिशन कर्मयोगी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इससे क्या करना होता है, इससे स्किल अपस्केलिंग की जा रही है, अपस्किलिंग की जा रही है किनकी, एम्प्लॉयज़ की। तो इससे ये एक एग्जांपल है इसका, ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स का। दिस इज ह्यूमन रिलेशन ऑफ स्कूल, ह्यूमन रिलेशन स्कूल के जो ना थे, उनको उन्होंने इस बात पे फोकस किया। उसके बाद आता है, तो इन्होंने कहा कि सोशल फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो, सोशली सोशल वेलफेयर स्कीम्स दो।
फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या हो गया? तो चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की फोकस फंक्शंस क्या होने चाहिए एग्जीक्यूटिव के? तो इन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस में इन्होंने तीन चीजों के ऊपर जोर दिया। इसने कहा ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें होनी चाहिए। ओके, एक तो कॉपरेशन का के लिए तैयार होनी चाहिए एम्प्लॉय, तो कॉमन गोल होने चाहिए, ठीक है, कॉमन पर्पस होना चाहिए, कॉमन गोल्स होंगे और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ये तीन फंक्शन, कम्युनिकेशन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, कॉमन गोल सेटअप करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, और पार्टिसिपेशन की जो है विलिंगनेस टू कॉपरेट, ये भी फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का। ओके गाइस, उसके बाद हम चलते हैं कंटेम्प्रेरी एग्जांपल। अगर हम देखो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम पढ़ें पंचायती राज में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें देखो कॉपरेशन कैसे है, ये हम एग्जांपल दे सकते हैं। कॉपरेशन तो है ना, इसमें कॉपरेशन पार्टिसिपेशन भी है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से पार्टिसिपेशन भी है। तो बेसिकली इंपेरिकल टेस्टिंग करना मुश्किल है। अब उसके बाद आता है सिमर्ट डिसीजन मेकिंग। सिमर्ट डिसीजन मेकिंग ने कहा कि इन्होंने कहा कि बाउंडेड रैशनैलिटी होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो उसमें टाइम का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज होती है, रिसोर्सेज की भी शॉर्टेज होती है। तो हम बाउंडेड रैशनैलिटी के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि परफेक्ट डिसीजन, है ना, अरे बाप रे, परफेक्ट परफेक्ट इंस्टेड ऑफ परफेक्ट डिसीजन, इंस्टेड ऑफ परफेक्ट डिसीजन, ठीक है, तो बेटर है कि गुड इनफ, गुड इनफ हो, गुड इनफ मतलब जो गुड इनफ ऐसा कोई सोल्यूशन हो, वो सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अब देखो कोविड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है, तो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जा रही थी, डेटा जब मिल रहा था, कोविड की डिटेल्स जो एक ही बार में नहीं मिली, स्टेप बाय स्टेप उसकी डिटेल्स मिल रही थी, उसके काजेस का पता चल रहा था, उसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये डेटा के साथ उसकी वैक्सीनेशन बनानी है, तो एक ही मतलब ऐसे नहीं बना दी वैक्सीन, प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया गया, टेस्टिंग की गई, तो स्टेप बाय स्टेप ये काम चलता है। तो ये एक कहा कि एक बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, गुड डिसीजन नहीं इसमें हम कह सकते हैं। तो लॉकडाउन्स लगे, वैक्सीनेशन स्ट्रेटजीज थी, ये एग्जांपल है सम ऑन डिसीजन मेकिंग का बाउंडेड रैशनैलिटी के ऊपर। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, लाइकर्ड है, इसमें क्रिस अर्गराइरिस है ना, और मैकग्रेगर है, मैकग्रेगर। तो रेंचेस ने क्या किया, 4 मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा एक तो बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव होता है, एक होता है एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। और एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव होता है कि बस हिरार्की, बिल्कुल स्ट्रिक्टली हिरार्की होनी चाहिए, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल हिरार्की नहीं होनी चाहिए। बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव होता है कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन, हम कह सकते हैं स्लाइट पार्टिसिपेशन इसमें आ जाती है। तो उसके बाद आता है देन पार्टी, उसके बाद आता है कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव आता है, फिर उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन होता है फुल एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कंसल्टेटिव होता है कि जब सभी एम्प्लॉय से बात नहीं की जाती, सिर्फ सम वर्कर्स के साथ पार्टिसिपेट की जाती, सम वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होती है। तो ये होता है रेंचेस लाइकेड हो गया, रेंचेस लाइकेड हो गया, क्रिस अर्गराइरिस हो गया, तो मैकग्रेगर हो गया। तो इन्होंने इस पे फोकस किया। तो उसके बाद आता है क्रिस अर्गराइरिस ने कहा कि और लर्निंग के ऊपर फोकस किया, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, लर्निंग 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 से हम अपनी वेस्टेज को कम कर सकते हैं। तो लर्निंग जब होगी तो क्या होगा, इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग जरूरी है। लर्निंग और इनोवेशन के ऊपर फोकस किया। अब थ्योरी एक्स है, थ्योरी एक्स क्या करते हैं कि थ्योरी एक्स बोलती है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो लेजी हैं, वो लेजी हैं, उनको स्ट्रिक्ट सुपरवाइज करने की जरूरत है। थ्योरी वाई कहती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिस्पॉन्सिबल बना दो, ठीक है ना। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल, अब जैसे वर्क प्लेस स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स में क्या है, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की एग्जांपल दे दो, तो एनकरेज पार्टिसिपेटरी एंड इंटरेक्टिव लर्निंग rather than रोट लर्निंग। तो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसीज है, इन्हें इसने भी कहा है कि इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आगे हम ये थॉट्स एक और आ गया। तो हम
कर सकते हैं कि पहले क्या था, मैकेनिस्टिक था। पहले जो एवोल्यूशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो मैकेनिस्टिक थी। एफिशिएंसी पे फोकस करती थी, स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस करती थी। टेलर हो गया, वेबर हो गया, फायोल हो गया। फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेशन पे आ गया फोकस, पार्टिसिपेशन पे फोकस आ गया, जिसमें अल्टन मायो है, सिमोन है, ठीक है ना। अब आपको जो कंटेम्प्रेरी में क्या है, कहते हैं पार्टिसिपेशन पे फोकस है, डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस है, कम्युनिटी पे फोकस है, तो डिजिटल इनोवेशन पे फोकस है। तो मोर अब इनको रिस्पॉन्सिबल है भाई, मेरे यार रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है वो पब्लिक नीड्स के ऊपर। तो ये बड़ा ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। और आप इसको आप काइंडली पेशेंटली इसको सुनिएगा, तो आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में। उसके बाद हम आगे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर होता है कि किस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, मोरल के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, कंटेंट है, प्रोसेस है, कंटेम्प्रेरी। तो ये थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है। तो बिहेवियर, अब बिहेवियर पे आ जाते हैं। बिहेवियर मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है, कम्युनिकेशन भी आ जाती है, मोरल भी आ जाता है। ओके गाइस, तो ओके गाइस, लेट अस सी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जैसे अब होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होता है, हिरार्की होती है, मान लीजिए फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में एम्प्लॉइज का रिलेशन क्या है दूसरे एम्प्लॉइज के साथ, वो इंटरेक्ट कैसे करता है, किसके थ्रू करता है ना। तो और किस तरह से कैसे वो फंक्शन करता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स। तो लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स, तो इसमें हम ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो अब इसमें आता है सबसे पहले डिसीजन मेकिंग है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक सेंट्रल हेड होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब रैशनल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में होता है कि हम मानते हैं कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, तभी हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डिसीजन लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फीडबैक करते हैं, है ना। और बाउंडेड रैशनैलिटी, अब हार्बर्ट साइमन जो थे, इन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट दिया, वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो है वो गुड इनफ होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट डिसीजन ही लो। इंक्रीमेंटलिज्म, इंक्रीमेंटलिज्म क्या होता है कि ये दिया था चार्ल्स ने इंक्रीमेंटलिज्म की बात की थी कि एक एक डिसीजन, ग्रैंड डिसीजन लेने से अच्छा है कि स्मॉल डिसीजन लो, इंक्रीमेंटल डिसीजन लो। दैट इज इंक्रीमेंटलिज्म बोलते हैं इसको। अब कंटेम्प्रेरी एग्जांपल में अगर हम देखें तो कोविड-19 की एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें बाउंडेड रैशनैलिटी भी थी, इसमें इंक्रीमेंटलिज्म भी था, और इसमें रैशनल डिसीजन मेकिंग भी थी, का कॉम्बिनेशन मिक्स है इसमें। तो अब सब ऑप्टिमल डिसीजन एंड फाइल टू एड्रेस लार्जर सिस्टम इश्यूज। अब कम्युनिकेशन है। देखो कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन जरूरी, कम्युनिकेशन करेंगे तो कोऑर्डिनेशन आएगा, कम्युनिकेशन करेंगे तो डिसीजन मेकिंग होगी, कम्युनिकेशन करेंगे तो पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को हम इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, थ्रू लेटर्स हो गई ना, ऑफिशियल चैनल हैं, प्रॉपर चैनल्स हैं। तो हिरार्किकल स्ट्रक्चर्स के अलोंग कैसे कम्युनिकेशन फ्लो करती है, इनफॉर्मल होगी, जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, तो स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, दैट इज इनफॉर्मल। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मींस जो कोलीग्स होते हैं ना, उनकी जब आपस में बात होती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, जब जूनियर सीनियर सबॉर्डिनेशन सुपीरियर की इंटरेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन।
तो अब इम्पोर्टेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में? कम्युनिकेशन होएगा तो हम एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, डिलेज को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ना? क्लैरिटी तो चाहिए चाहिए है ना, ट्रांसपेरेंसी चाहिए है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो सोशल मीडिया यूज़ बाई, अब सोशल मीडिया का यूज़ करती है, ट्विटर का यूज़ करती है, फेसबुक का यूज़ करती है, ठीक है। माई गॉव एने क्या करती है, माई गॉव से क्या होता है कि अब कम्युनिकेशन करती है गवर्नमेंट अपने अपनी अपनी पॉलिसीज के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, अपने गवर्नेंस को करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए वो कम्युनिकेशन करती है, बातें करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये इन चीज़ों से क्या होता है, तो एक तो हम कंप्लायंस भी इंश्योर करते हैं और लोगों को में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्या होता है कि जब इनफॉर्मल हो तो बड़ी बार इंफॉर्मेशन गलत चल जाती है, इंफॉर्मेशन अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। तो मोराल क्या है? मोराल बेसिकली, मोराल देखो, मोराल है हाई भी होता है, मोराल मोराल लो भी होता है। तो ये होता है कि एटीट्यूड कैसा है बंदे का, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, सेंस ऑफ वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, उसका एटीट्यूड कैसा है, तो ये मोराल बहुत हाई मोराल जो प्रोडक्टिविटी होएगी। तो फैक्टर्स कैसे जो है वो इफेक्ट करते हैं मोराल, वर्क लाइफ बैलेंस हो, है ना, तो कम्युनिकेशन से भी मोराल बढ़ता है कि नहीं, और रिकॉग्निशन से भी बढ़ता है, रिकॉग्निशन से बढ़ता है ना। तो ओके गाइस, लेट अस मूव टू, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मोराल, मोराल से क्या होता है? मोराल से देखो जॉब सेटिस्फेक्शन होएगी, उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, मोटिवेशन होएगी, वो ज़्यादा काम करेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देगा, एफिशिएंसी होएगी, है ना। उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जब रिवार्ड सिस्टम होएगा एक प्रॉपर, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होएगा, कल्चर हो, है ना, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, ये क्या करते हैं, ये फैक्टर्स हैं ऐसे जो मोराल को हमारे इफेक्ट करते हैं। तो मोराल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? तो factors affecting morale, organizational culture and interpersonal relation। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो इम्पैक्ट करते हैं? तो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल में देखो, इंडियन पुलिस की मॉडर्नाइजेशन की जा रही है। अब मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रही है? तो वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जा रहा है, उनकी मेंटल कंडीशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। और उनको जो है वो, ताकि वो हैंडल लॉ एंड ऑर्डर वो अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट के टाइम पे, पेंडेमिक्स के टाइम में वो अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकें। तो तो ये मोराल बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। मोराल को हम मेजर नहीं कर सकते, एंड एंड इम्प्रूव इन, मेजर एंड इम्प्रूव इन लार्ज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। हम मोटिवेशनल थ्योरीज की बात कर ले, मोटिवेशनल क्या है? एक एक ड्राइविंग फोर्स है, बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है, तो जो कि एम्प्लॉय को बिहेव करने के लिए, पर्टिकुलर सेट ऑफ बिहेवियर देने के लिए ये प्रेरित करता है। अब मास्लोज की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी थी, कहते हैं हायरार्की नीड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग में, तो फिजियोलॉजिकल से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं, तो उन नीड्स को स्टेप बाय स्टेप वो है फुलफिल करता है, और ताकि हाई लोअर लेवल नीड्स को पहले वो सेटिस्फाई करता है, फिर हायर ऑर्डर नीड्स की तरफ वो जाता है। उसके बाद आता है हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी बोलता है कि एक होता है मोटिवेशनल फैक्टर्स, एक होते हैं हाइजीनिक फैक्टर्स। अब हाइजीनिक फैक्टर्स है ना, तो वो क्या करते हैं, अगर वो हाइजीनिक फैक्टर्स प्रेजेंट है, जैसे सैलरी है ना, तो इंसेंटिव्स हैं, तो ये अगर चीजें हैं प्रेजेंट तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी,
हाँ, अगर मोटिवेटर्स प्रेजेंट हैं, जैसे रिवार्ड देना उसको, रिवार्ड सिस्टम, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, अगर ये चीजें हैं तो मोटिवेशन जो है वो हाई होगी। उसके बाद आता है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स होता है कि एम्प्लॉय को कैटेगराइज किया जाता है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में कुछ कैटेगरीज के एम्प्लॉय आते हैं, थ्योरी वाइज में भी एफर्ड कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज लेजी हैं। ये इनको 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 इनके ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत है। ये सेल्फ कंट्रोल वाले लोग हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इनका मोटिवेट करने के लिए इसको ध्यान में रख के थ्योरी एक्स थ्योरी वाई को तो वो मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया कंटेम्प्रेरी कल्चर। अब क्या होता है कि वर्क प्लेस इंसेंटिव इन गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल द पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, पीएम अवार्ड होता है, जब एक्सेल करता है कोई एम्प्लॉय तो पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिले तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, तो ताकि वो डिलीवरी सर्विस डिलीवरी हाई करे। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देन कम्स थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्या है? लीडरशिप बेसिकली ये क्रिटिकल एलिमेंट है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मोटिवेशन क्या था, मोटिवेशन ड्राइविंग फोर्स थी ना, तो लीडरशिप जो है वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में। अब तो इफेक्टिव लीडर कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए दो तरह की थ्योरीज है। एक है ट्रेडिशनल थ्योरीज, एक है मॉडर्न लीडरशिप थ्योरीज। ट्रेडिशनल थ्योरीज में आता है ट्राइब थ्योरी। ट्राइब थ्योरी कहता है कि लीडर के अंदर इनबॉर्न बाय बर्थ वो उनमें क्वालिटीज होती हैं लीडर्स की। ठीक है, तो दूसरी होती है बिहेवियरल थ्योरी। तो बिहेवियरल थ्योरी कहती है कि ये जो है ना क्या वो लीडर जो है वो टास्क ओरिएंटेड लीडर है या फिर पीपल ओरिएंटेड लीडर है। तो ठीक है, तीसरा है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी कहती है कि एक जो तो जो लीडर है ना वो कब लीडर जो होता है ना वो सिचुएशन को ध्यान में रखे, है ना, लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है ना, तो वैसा ही उसका मैनेजमेंट स्टाइल होएगा। उसके बाद आता है मॉडर्न लीडरशिप थ्योरी। मॉडर्न लीडरशिप थ्योरी कहती है कि लीडर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सामने वाले को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। वो इंस्पायर करे उनको 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 मोटिवेट करे, ठीक है ना, टू 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 एक्सीड एक्सपेक्टेशन। उसके बाद आता है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप होता है कि लीडर्स का रोल एज अ सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है कि वो उनकी उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, उनकी वेलबींग के बारे में सोचता है। सर्वेंट लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप क्या होता है कि एक जो लीडर होता है, हेड होता है, लीडर क्वालिटी होती है, वो क्या करता है कि लीडर वो अपने ग्रुप में लीडर्स को चुनता है और उनको लीड करने के लिए कहता है। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लीडर। तो और ये कहता है, और वो ये बोलता है कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर, ये किसी एक का नहीं है, ये हर लेवल पे ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरशिप की। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लीजिए पीएम मोदी लीडरशिप इन इन यूनियन गवर्नमेंट, एक एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरीज की। एक कह लीजिए बिहेवियरल थ्योरी की भी एग्जांपल है, एंड कंटिजेंसी थ्योरी की भी एग्जांपल है, ट्रेड थ्योरी की भी एग्जांपल है। तो ये सब थ्योरीज अप्लाई हो जाती हैं। ओके, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे है ना, ठीक है। उसके बाद आता है हम क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए लीडरशिप होना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में हम मोटिवेशन को पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ वो डिसीजन लेनी हो, कम्युनिकेशन करना हो, मोटिवेशन करना हो, तो इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पर अंडरस्टैंड रहेगा तभी तो बात बनेगी ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करती है अच्छे से। तो
इफेक्टिव और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी बन पाएगी जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। और जब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी तो एफिशिएंसी भी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी भी हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज का। ठीक है ना। उसके बाद देन कम्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में लेट अस सी, इसमें थ्योरीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज आती हैं, थ्योरी सिस्टम है, सिस्टम थ्योरीज हैं, कंटिजेंसी थ्योरी हैं। और देखो दो तरह की थ्योरी हैं, सिस्टम थ्योरी है और कंटिजेंसी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन में। और स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म्स क्या है, हम लोग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का स्ट्रक्चर कैसा है, डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉरपोरेशन क्या होती हैं, कंपनीज क्या होती हैं, बोर्ड्स एंड कमीशंस क्या होते हैं, हेड ऑफ कमीशन क्या होती हैं, एडवाइजरी बॉडीज क्या होती हैं, हेडक्वार्टर क्या होता है, फील्ड रिलेशनशिप क्या होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन सी होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हेडक्वार्टर्स होगा, फील्ड रिलेशनशिप होगा, रेगुलेटरी थ्योरीज आती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आता है। ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स है, फील्ड रिलेशनशिप कैसी होंगी, रेगुलेटरी थ्योरीज हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये स्टडी करनी होती हैं। तो ये हम बोल सकते हैं थ्योरीज, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। तो सिस्टम थ्योरीज हैं, कंटिजेंसी थ्योरी है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स हैं। ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस पे आप लोग स्टडी करते हैं। तो लेट अस गाइस देखते हैं अब। अब देखो पहले हमने क्या बिहेवियर देखा, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज में हम ये पता लगा पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे, है ना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और बिहेवियर में हमने देखा कि उसका से फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में वो किस तरह से है जो उसको देख पाता है, स्टडी कर पाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा आता है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन हम बात करते हैं सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी हम बोलते हैं, सिस्टम थ्योरी कहता है कि सिस्टम थ्योरीज पे हम अगर हम जाते हैं तो सिस्टम थ्योरीज पे हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। और देखो ऑर्गेनाइजेशन अगर बना है, उसका स्ट्रक्चर होगा, अथॉरिटी होगी, रिलेशनशिप होगा, तो वो इंटरेक्ट तो करेगा, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेस हैं, है ना, प्रोसेस कर रहे हैं वो, प्रोसेस में क्या है, फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं, कुछ आउटपुट्स दे रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, फीडबैक मैकेनिज्म है, कस्टमर रिस्पॉन्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है ना। तो ये कहना है सिस्टम थ्योरी का। तो जैसे आप जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जांपल ले लीजिए। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सिस्टम है। यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, यहाँ आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कस्टमर फीडबैक दे रहा है, माई जीओवी ऐप के जरिए फीडबैक दे रहा है, या फिर ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए अपनी अपनी कंप्लेन कर रहा है, और उसको सॉल्व करवा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है सिस्टम थ्योरी का। उसके बाद आती है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि कहते हैं कि एक कोई बेस्ट वे नहीं है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या होता है कि बेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो एडजस्टिंग होना चाहिए, उसके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टिंग होना चाहिए, साइज टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्टिंग होना चाहिए। और आप देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, तो क्या करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्शन करानी हो ना, तो वो हायरिंग करता है टेम्पररी स्टाफ की, वो हायरिंग करता है, डिजिटल प्रोसेस को अडॉप्ट करता है।
टू मीट इंक्रीज्ड डिमांड। तो कंटिजेंसी थ्योरी में अगर हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। अब ब्यूरोक्रेटिक मॉडल अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल देखें, एक तो आ गया ना सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी और ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में जो दिया था वो दिया था वेबर ने। वेबर ने कहा कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एक प्रॉपर हिरार्की होगी, है ना, तो स्पेशलाइजेशंस होगी, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है ना, इम्पर्सनैलिटी होगी, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी। ये कहा था वेबेरियन मॉडल में। तो और जीआई बर्नार्ड ने क्या कहा था, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होना चाहिए। इन चीजों पे सभी ने फोकस किया। तो यही सारी चीजें ये देख रहे हैं कि किस तरह से वन बाय वन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद पोस्ट वेबेरियन जो डेवलपमेंट हुई, पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट में क्या हुआ, देखो पहले सेंट्रलाइजेशन थी, फिर डिसेंट्रलाइजेशन आ गई, पहले हायरार्की थी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, पहले पार्टिसिपेटरी नहीं होती थी, ना के बराबर थी, फिर पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग आ गई, ठीक है ना। तो जैसे पब शिफ्ट जो हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ, तो क्या होता है, रिजिड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से हम परे जा रहे हैं, हम फ्लेक्सिबल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद सिस्टम थ्योरीज आ गई, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो फॉर्म्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्योंकि वो फंक्शन करता है, वो फंक्शन कैरी आउट करता है ना। तो हम जैसे बात करें, मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिनिस्ट्रीज क्या होती है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, और डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट भी स्पेसिफिक सेक्टर को कैटर करते हैं। अब मिनिस्ट्रीज एक ब्रॉडर सेक्टर को कैटर करता है, और डिपार्टमेंट उसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को कैटर करता है। वो जस ब्रॉड सेक्टर को कैटर करता है, वो इस मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज पूरा ऑल इंडस्ट्री सेक्टर को कैटर करेगा। अब एक डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को जो कैटर करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। अब कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं। अब कॉरपोरेशंस का गवर्नमेंट ऑन करती है इन एंटाइटीज को, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑन करती है। तो जब हम फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज क्या है, इंडियन रेलवेज एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है। जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया है एग्जांपल, बहुत फाइन एग्जांपल है, एक कॉरपोरेशन है, या ना कंपनीज हैं। कंपनीज वो एंटाइटीज होती हैं जो कि अंडर द कंपनीज एक्ट बनती हैं। अब बोर्ड्स एंड कमीशंस, बोर्ड है जैसे बोर्ड क्या हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, है ना। तो इनका काम क्या होता है, एडवाइस करना होता है, रेगुलेटर का काम करना होता है। फॉर एग्जांपल रेलवे बोर्ड है, फिर हमारा ये बोर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कमीशंस हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं। तो ये करीब करीब सेमी गवर्नमेंट कह सकते, सेमी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, सेमी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, सेमी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, और रेगुलेटरी फंक्शंस करते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज हो गई, डिपेंडेंट बॉडीज हो गई, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं। उसके बाद आता है अडॉक एंड एडवाइजरी बॉडीज। अडॉक हो गई क्योंकि अडॉक पीरियड के लिए टेम्पररी कमेटीज जैसे हम बनाते हैं, तो वो हो गई जो स्पेसिफिक इश्यूज को टैकल करने के लिए बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन एक फाइनेंस कमीशन, एक अडॉक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है 5 सालों में। वो फाइनेंस को देखती है, फाइनेंस को स्टडी करती है, गाइड एडवाइजरी देती है ना, एडवाइजरी करती है, रेगुलेटरी करती है। अब उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई। रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम होता है रेगुलेट करना होता है, इंश्योर करना होता है कंप्लायंस का लॉज के प्रति, स्टैंडर्ड्स के प्रति। तो क्या है, जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो रेगुलेट करता है किसको? वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। आरबीआई है जो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, कमीशंस हैं, बोर्ड्स हैं, हडॉक्स हैं, ये चीज़ें हैं। हेडक्वार्टर है, फील्ड रिलेशनशिप है, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखो सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर हो गया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है? कंट्रोल एंड यूनिफॉर्मिटी रहती है। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग लोकल होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद फील्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, हेडक्वार्टर्स होता है एक क्या होता है? ये जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर पॉलिसीज, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करता है? पॉलिसीज फ्रेम करता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ठीक है लेके आता है। वो लेके आते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर क्या करेगा? रेगुलेटर का काम करेगा, ओवरसाइट का काम करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, फॉर्मुलेशन करेगा, है ना? और फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे? वो इम्प्लीमेंट करेंगे, हेडक्वार्टर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, लाइजन करेंगे, है ना? इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसीज को एट द ग्राउंड लेवल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करता है डिस्ट्रिक्ट्स में। दैट इज हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड रिलेशनशिप। अब रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करता है? देखो रेगुलर करना, रेगुलर करना, जैसे पोल्यूशन के लॉज की वायलेशन ना हो, है ना? एंड कोई जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो देखता है कि कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। प्रॉफिट एंड लॉस ना, ये रेगुलेटरी का काम करते हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स की ऑडिट करते हैं। तो ये सारे रेगुलेटरी फंक्शंस देखते हैं। तो इसमें सेक्टर्स को रेगुलेट करता है। जैसे ट्राई है, ट्राई सेक्टर्स करता है। ट्राई सेक्टर जो रेगुलेटरी है ना, सेक्टर बैंकिंग को रेगुलेट करता है, टेलीकॉम को रेगुलेट, आरबीआई यहाँ रेगुलेटरी सेक्टर है। बैंकिंग को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है ना? तो इनका काम होता है मोनोपोलीज ना आने देना, ठीक है, मोनोपोलीज को प्रिवेंट करना, फेयर प्रैक्टिसेस को करना, और कंप्लायंस को करना। तो ये क्या करते हैं? कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अनफेयर अब जो है अब प्रोटेक्ट करते हैं कंज्यूमर राइट्स को, और प्रिवेंट करते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस को। एग्जांपल्स इन इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट, ये रेगुलेट करते हैं। अब ट्राई क्या है? वो रेगुलेट करता है टेलीकॉम सेक्टर को। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है फॉर पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है ना? तो अब जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड को करने के लिए तो रेगुलेट करता है डिजिटल पेमेंट को, ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए, तो आरबीआई करता है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? मॉडल है जहाँ पब्लिक गुड्स प्रोवाइड की जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे पार्टिसिपेशन। तो देखो इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है? एफिशिएंसी आती है, फिर प्रोडक्टिविटी आती है, देन एफिशिएंसी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, देन विन विन सिचुएशन होता है, साइनर्जी आती है, देन सर्विस डिलीवरी बेटर होती है ना? और हाँ, गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं? तो क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर है, या फिर प्रॉफिट मोटिव है, ये दोनों कंप्रोमाइज हो जाते हैं कई बार। पब्लिक वेलफेयर कंप्रोमाइज हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट रहता है उसमें। तो अकाउंटेबिलिटी का भी थोड़ा इशू आ जाता है। ये चैलेंजेस हैं। एग्जांपल्स दिल्ली मेट्रो है, स्मार्ट सिटी मिशंस हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स, टोल रोड जो हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देखो हम
स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हमने सिस्टम थ्योरी पढ़ा, हमने मॉडल थ्योरी पढ़ी, हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, बोर्ड्स के बारे में पढ़ा, कमीशंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने हमने कॉरपोरेशंस के बारे में पढ़ा, कंपनीज के बारे में पढ़ा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में पढ़ा। तो ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और स्मूथ वर्क होगा, वर्क कल्चर आएगा और अकाउंटेबिलिटी आएगी, कंट्रोल आएगा। तो इफेक्टिव गवर्नेंस में हेल्प करता है। ठीक है, ओके गाइस, ये है दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को, थ्योरीज को हेल्प करना कितना ज़रूरी है। ओके गाइस, ओके।